नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ अवनीश पीन शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम। संदीप जी नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम। सर, अक्सर लोगों को लगता होगा कि हम दोनों ही वीडियो करते हैं, हम तीनों लोग करते हैं, आपस में करते रहते हैं, फिर भी जो है वीडियो की शुरुआत में नमस्कार प्रणाम एक दूसरे का स्वागत करते हैं। शायद ये शंका रही हो। उसके बाद बस यही है कि भाई दर्शकों को प्रणाम करना आवश्यक है। आप ही की वजह से हम को जो ताकत मिलती है वो आप लोग की वजह से मिलती है। और अग्रजों का तो दिन में 5 बार प्रणाम करना चाहिए सर। कुछ लोग करते भी हैं दिन में 5 बार। खैर, उन्हीं से थोड़ा सीख लें। तो अवनीश जी, कल केशव मौर्य जी का एक वक्तव्य आया कि अगर देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों की लिस्ट उठाई जाए तो योगी जी उसमें सर्वप्रथम होंगे। और योगी जी की एक दो तारीफ में उन्होंने एक और दो वक्तव्य कहे। आपका सदैव ये कहना था कि इन लोगों में कुछ भी आपस में कोई दिक्कत नहीं है। वो दिल्ली मीडिया या बाकी लोगों को जो चुगलखोरी या जो एक बिग बॉस देखने वाली जनता टाइप का एक दिमागी फितूर रहता है, वो चल रहा था कि इसमें ऐसा चल रहा है, इसमें वैसा चल रहा है। मेरे ख्याल से अगर थोड़ा बहुत रह गया होगा तो वो भी किसी के दिमाग से कल खत्म हो जाना चाहिए केशव मौर्य जी के वक्तव्य के बाद, कि योगी और केशव मौर्य में कुछ अनबन है, सनबन है, ये है वो है। चैप्टर क्लोज हो जाता है। और इसके बाद भी अगर किसी के दिमाग में ये सब चल रहा है तो अपने दिमाग का थोड़ा सा इलाज कराए, अपनी बुद्धि को कहीं और लेके जाए, जरूरी विषयों पर लेके जाए, जरूरी बातों पर लेके जाए। जरूरी बातें क्या है? एक योगी मॉडल आया है सर, जिसमें बुलडोजर की बात की जाती है। यह हमें राजस्थान में भी देखने को मिला। उदयपुर में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की चाकू मार के हत्या कर दी। मरने वाला हिंदू, मारने वाला मुसलमान। और ये कल मैं बाबा जी को भी सुन रहा था, तो उनका जो कहना था वो बहुत सही है कि भाई 14-15 साल का बच्चा अगर किसी को मार दे रहा है जान से, तो उसकी ट्रेनिंग हो रही है घर में। हमारे यहाँ के बच्चे ऐसे नहीं निकलते। हमारे यहाँ के बच्चों में अगर बच्चों के घर के बैग में कुछ गंदी चीज भी मिल जाती है तो आदमी जो है पिताजी उसको 2 थपड़िया देते हैं। यहाँ चाकू लेके जा रहे हैं, मार के आ जा रहे हैं, उसके बाद पूरा परिवार जो है उसका समर्थन भी कर रहा है। तो न्याय को होते हुए देखने के लिए लोगों ने मांग की कि बुलडोजर चलना चाहिए, और बुलडोजर चला। ये एक मॉडल है जो पूरे देश में जा रहा है। और सरकारी प्रक्रियाओं से सरकारी प्रक्रियाओं में जो ये डिलीवरी मैकेनिज्म नहीं था, दिख नहीं रहा था कहीं भी। सड़क में गड्ढा है, छोटी मोटी चीजें हैं, नगर निगम में इस तरीके के जितने विभाग हैं, सब जगह सरकारी काम आदमी जानता है सरकारी काम क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो उसमें योगी मॉडल आता है कि कानून के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत रहते हुए डिलीवरी मैकेनिज्म न्याय का भी और काम का भी यह दिखता है। ये पूरे हम देश में लागू होता हुआ देख रहे हैं। विकास का यहाँ पे एक्सप्रेसवेज बड़ी तेजी से बन रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत तेजी से कंप्लीट हो रहे हैं। एक बड़ी उपलब्धि थी योगी जी की 2017 से 22 के बीच में कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था बहुत दुरुस्त कर दी गई थी। अखिलेश राज तक 2017 तक अवनीश जी, यूपी के आधे घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं था। 12.5 करोड़ लोग बिजली के कनेक्शन से महरूम थे। बिजली आने जाने की तो बात हटा दी, इनका कनेक्शन था, उनके यहाँ बिजली आती थी कि नहीं आती थी वो एक अलग मैटर है। इसको बहुत चरणबद्ध तरीके से, इस गैप को बहुत तेजी से योगी जी ने फुलफिल किया। पर आज जब हम 22 से 24 तक आते हैं, देखते हैं प्रदेश में बिजली व्यवस्था फिर से जो है चरमरा रही है। शॉर्ट्स हो रहे हैं, फॉल्स हो रहे हैं। बात से मौसम की नहीं है, बात यह है कि बजट का सही क्या कहते हैं तरीके से पालन नहीं हो रहा। और बिजली अधिकारियों के दिमाग में ये बात घुस गई है कि योगी जी रहेंगे तो प्राइवेटाइज कर देंगे। और ये बात मैं व्यक्तिगत रूप से कई लोगों से, बिजली अधिकारियों से, हमारे मित्र लोग हैं, उनसे जब मेरी बातचीत होती है मैं उसके आधार पे कह रहा हूँ। और बिजली एक ऐसी चीज है जो जनता को तुरंत परेशान करती है, और अधिकारियों का जो कार्यकलाप है वो जनता को तत्काल बताता है कि ये दिक्कत योगी सरकार के माध्यम से आ रही है। और अधिकारी वर्ग बिल्कुल भी, सरकारी अधिकारी वर्ग बिल्कुल भी योगी जी को नहीं चाहता कि वो चीफ मिनिस्टर बने या बने रहें। वो अखिलेश यादव जी की प्रतीक्षा कर रहा है और ये उनके आने के लिए योगदान भी दे रहा है। जनता को जिस तरीके से परेशान कर सकता है कर रहा है। और ऑफ कोर्स अंततः जिम्मेदारी चूंकि योगी जी पे जाती है तो उनपे ही ब्लेम सारा उधर जा रहा है। अवनीश जी, मैं इतनी भूमिका या अपनी इतनी बातचीत को इसलिए कर रहा था, आपसे जानना चाह रहा हूं मैं कि यह उत्तर प्रदेश में जो मॉडल पूरे देश में मांगा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के एक वर्ग को, और वो वर्ग
बहुत सारे वोट्स को इन्फ्लुएंस करने में बहुत ज्यादा प्रभावी साबित हो चुका है 2024 के इलेक्शन में भी। सरकारी अधिकारी वर्ग या सरकारी अधिकारी बनने की इच्छा रखने वाले बहुत सारे नौजवान जो विकास देवी कीर्ति और इन लोग के माध्यम से भ्रमित होते रहते हैं यूट्यूब पर। आप कैसे देखते हैं इन लोगों की इस दुराग्रह को कि बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश बाहर आ रहा है उस माफिया राज से, अखिलेश राज से, मुसलमानों के राज्य से, ये वापस उसी तरफ घसीटने को तैयार है? अवनीश जी। जी, संदीप जी, आपने जितनी बातें इंट्रो में कही और उसके बाद जब आप फोकस्ड हुए यूपी पे और उसके बाद आपने एक वर्ग को एड्रेस किया, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं इसको उत्तर प्रदेश के राजनीतिक नेतृत्व की फेल्योरनेस कहूं या सरकारी कर्मचारी अधिकारियों द्वारा छुप के नकाब में रह के या पीछे पीछे वो साजिश कर रहे हैं ये कहूं। इन दोनों में से कोई एक बात माननी पड़ेगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग इस तरह का कोई काम कर रहा है, और काम छोड़िए, आपने जिस तरह से कहा तो मैं उसको कांड कहूंगा, अगर कुछ ऐसा कांड कर रहा है तो फिर योगी जी क्या कर रहे हैं, राजनीतिक नेतृत्व क्या कर रहा है? ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती। ये अगर दोनों बातें एक साथ चलाने का प्रयास होगा, ईमानदारी से कहूं तो हम ये बात आपस में नहीं कर रहे, ये बात दर्शकों के सामने भी जाएगी, कोई इसे हजम नहीं कर सकता। फिर ये होगा कि राजनीतिक नेतृत्व में जो कमियां हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है दूसरी तरफ कि साहब ये हम तो अच्छे हैं, ये सरकारी कर्मचारी सब काम खराब कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब? सरकारी अधिकारी या कर्मचारियों का पूरा वर्ग, चलिए एक डिपार्टमेंट उठा लेते हैं जिसका आपने जिक्र किया, बिजली विभाग, ठीक है। ब्यूरोक्रेट या अधिकारी वर्ग शक्ति भवन तक आके सबसे ऊंचे वाले पायदान पर आके खत्म हो जाता है ना। उसके बाद यात्रा राजनीतिक नेतृत्व की शुरू होती है, बिजली मंत्री की, और बिजली मंत्री से ये यात्रा होते हुए कहां तक जाती है? क्या वहां समाप्त हो जाती है? नहीं समाप्त होती है ना, वो मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाती है। जबकि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो जिस नगर से वो आते हैं यानी गोरखपुर, वहां की एक बिजली को ही लेके एक बात मैं याद दिलाता हूं। आजादी के बाद से यह पहला अवसर था जब 2018 में गोरखपुर के जिलाधिकारी के कार्यालय यानी कलेक्ट्रेट से मात्र 9.8 किलोमीटर दूर एक बनटंगिया परिवार में, बनटंगिया वनों में रहते हैं, बनटंगिया परिवार में दीपावली के दिन 2018 में बल्ब जला था, टीवी चली थी, यानी बिजली पहुंची थी। तो आजादी के बाद से डीएम कलेक्टर साहब के ऑफिस से केवल 9.8 किलोमीटर दूर बिजली पहुंचाने का ये उपलब्धि योगी सरकार की थी, योगी जी की थी। आपने ही कहा कि बिजली एकदम टनाटन चल रही थी, फर्स्ट क्लास चल रही थी, गड़बड़ा क्यों गई? देखिए, कई बार ऐसा होता है, कुछ चीजों को मानना चाहिए, मौसम के हिसाब से कुछ फॉल्ट होते हैं, ये होते हैं। प्रश्न तब उठना चाहिए कि जब घोषित रूप से बिजली कटौती होती हो। आप एक्सीडेंट्स से बचाव कर सकते हैं, एक्सीडेंट रोक नहीं सकते, होना है तो हो जाएगा। बिजली फॉल्ट अगर हो रहे हैं तो ठीक है, ऐसी कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में इस तरह का या तो कोई करप्शन का बड़ा खेल सामने आ गया हो, या कोई विभागीय कार्रवाइयां चल रही हो, या कहीं ये नेक्सस उजागर हो गया हो। तो सवाल यह है कि राजनीतिक नेतृत्व जब इतना सक्षम है तो फिर इस तरह की चीजों को सरकारी अधिकारियों पर डाल देने की बहुत आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकारी अधिकारी मंगल ग्रह से नहीं आते, वो वोटर भी हैं।
किसके वोटर हैं वो अलग बात है, हम ही आप बैठे हुए हैं, आप किसके वोटर हैं, हम किसके वोटर हैं, वो अलग बात है कि हम लोग दोनों एक ही के वोटर होंगे, लेकिन अलग अलग वोटर भी हो सकते हैं। सवाल यहां यह है कि जब सरकार की किसी परफॉर्मेंस को किसी के विभाग, किसी कोई भी विभाग हो, गृह विभाग हो, उसकी पुलिसिंग हो, बिजली विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, सारे सारे विभाग हो, उनकी सम्यक रूप से बातचीत करनी चाहिए। सम्यक, चपरासी से लेके मुख्यमंत्री तक सरकार के हिस्से होते हैं, सरकार की मशीनरी होते हैं। सरकार उन्हीं से काम कर रही है जिनसे अखिलेश यादव की सरकार काम करती थी, जिससे उनके पहले मायावती की सरकार काम करती थी। मायावती की सरकार किस तरीके से इन्हीं सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों और सिस्टम के जरिए काम करती थी, अखिलेश यादव दूसरे तरीके से काम करते थे। योगी जी लगातार पिछले 7, साढ़े 7, 8 सालों से दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये एक फर्क है। अब एक चीज मैं बताऊं, कहां पर ये सरकारी वर्ग जिम्मेदार है, मैंने इसीलिए कहा कि सम्यक रूप से चर्चा करिए, गुण और दोष के आधार पर चर्चा कीजिए। जहां राजनीतिक नेतृत्व की फेल्योरनेस अगर दिख रही हो, और फेल्योरनेस कोई फेल्योरनेस नहीं होती, कई बार ये होता है कि भाई आप एक छोटा सा घर, भाई साहब, उसमें फ्रिज में कब हरी मिर्च खत्म हो गई और इतना सारा अदरक पड़ा रह गया, नहीं ध्यान रखता, तो कहीं कुछ छूट जाता है तो उसको संज्ञान में लाना विसिल ब्लोअर्स का काम है, हम जैसे आप लोगों जैसे विमर्शकर्ताओं का काम है, वो ले आएंगे। अब एक उदाहरण मैं देता हूं कि कहां पर गुण दोष के आधार पर किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। कलकत्ता इस समय इतना दिमाग में घुसा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है प्राथमिक शिक्षकों की 69,000 की भर्तियों के संदर्भ में। उन्होंने ये ऑर्डर किया कि साहब, इसमें जो आरक्षण का मामला फिक्स किया गया वो उन्होंने कैंसिल कर दिया और कहा कि दोबारा इसका सारा आरक्षण का काम करिए। सबसे पहले मीडिया, आप देखिए क्या हुआ, मीडिया ने कहा कि 69,000 शिक्षकों, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निरस्त हो गई। मामला यहां से शुरू हुआ, लेकिन असल में क्या हुआ कि 8,000, उस 69,000 में से 8,000 की ऐसी संख्या है जिसके रिजर्वेशन को कैलकुलेट करने और उसको एडजस्ट करने में उसकी टेक्निकलिटी नहीं जानता कि कैसे होता है कैसे नहीं होता, उसमें खामी पाई गई। और वो 8,000 के लगभग सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको शायद ये रिजर्वेशन क्लास से कुछ क्लैश कर गया है, कुछ मैच कर गया है, तो उन पर प्रभाव पड़ेगा। अब साहब ये बताइए, ये काम किसने किया? सरकारी अधिकारियों ने किया। किसने तैयार की मेरिट लिस्ट? सरकारी अधिकारियों ने तैयार की। आज सरकारी अधिकारियों पर इसी उत्तर प्रदेश में यह सवाल उठता है कि नहीं उठता है, प्राथमिक शिक्षक में जो भर्तियां हुई हैं उसमें 8,000 का अगर गलत कैलकुलेशन हुआ है तो किसने किया? अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है सरकार, वो अलग बात है, लेकिन आप सोचिए ये कितना बड़ा वितंडा खड़ा हुआ। 69,000 पूरी की पूरी भर्तियां रद्द हो गई। पहला मामला, ये कंफ्यूजन आप दूर करते रहिए, व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रहा हो, आप ग्रुप आपको दूर करना पड़ेगा ना। दूसरा, हाय रे हाय सवर्णों के साथ, क्योंकि 8,000 सवर्ण उसमें आ रहे हैं, फिर एक दूसरा नैरेटिव आपका शुरू होगा। तीसरा क्या हुआ कि अब जो 8,000 सवर्ण नहीं पाएंगे या एडजस्ट होगा, जो कुछ भी होगा, पहले सरकार ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। अभी मौर्य जी ने ही, डिप्टी सीएम ने ही बयान दिया परसों कि नहीं साहब, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस केस को लेके। लेकिन सवाल ये उठता है कि आरक्षण को गलत कैलकुलेट करके लिस्ट बनाकर इस तरह की भद्द पिटवाने वाली स्थिति पैदा करने वाले सरकारी अधिकारी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई, कोई सूचना। यहां पर सम्यक रूप से जब आप देखेंगे तो कई बार आपको राजनीतिक नेतृत्व, संबंधित मंत्री और ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखाई देगी और यहां भी कमी दिखाई देगी। इसलिए सम्यक रूप से जब आप किसी प्रदेश की बात करें तो इस तरीके से अलगाव उचित नहीं है। जी, मैं इसमें सर कुछ उधर रीसेंट उदाहरण, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है अगर बात करूंगा या करना चाहूंगा तो एक इंडिविजुअल इंसिडेंट या अपने ऑब्जर्वेशन के अनुसार नहीं, कुछ जो रीसेंट फैक्ट्स हैं हम उसकी भी बात करेंगे। आपको शायद ध्यान हो, चुनाव के बीच में क्या हुआ था कि ग्राम प्रधानों की, जब 3 या 4 चरण के चुनाव बचे हुए थे 20 मई के बाद, तो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से कि एक बेसिक लेकुना लगाकर
टेक्निकल कुछ ऑफ कोर्स एनी बहाना लगाकर पूर्वांचल मतलब पूरे ग्राम प्रधानों की जो किश्त जा रही थी मंथली, उसको रोक दिया गया था और ये यूपी गवर्नमेंट ने किया। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स उस समय योगी जी भी, सब लोग चुनाव में बिजी थे, 4 जून के बाद आचार संहिता लगी हुई थी, कुछ कर नहीं सकते थे। बाद में ग्राम प्रधानों के अध्यक्ष लोग संगठन मिला, अगले दिन रिजॉल्व हो गया, पैसा रिलीज हो गया। पर पूर्वांचल में आपने इसका असर देखा होगा, पहला। दूसरा, आपने ही बताया था जब नियमावली आई थी अटेंडेंस वाली, शिक्षकों वाली, कि शिक्षकों को अटेंडेंस देना जरूरी है, आपने उसमें बताया था कि नियमावली क्या कहती है और यह ऑर्डर क्यों निकाला गया, पर नैरेटिव क्या गया। अच्छा, इसमें क्या है, जितनी बातें हैं मैं आपको बताऊंगा कि ये किसको बेनिफिट कर रही हैं। ये सीधे सीधे अखिलेश यादव द्वारा ये बातें कही जाती, उठाई जाती। ऐसा लगता है जैसे अखिलेश यादव को परोस के मुद्दे दिए जा रहे हैं, जहां सरकार के काम में कहीं फॉल्ट नहीं है, वहां जबरदस्ती एक फॉल्ट पैदा करके अखिलेश यादव को मुद्दे दिए जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था सरकारी अधिकारी तंत्र भी प्रयासरत है कि अखिलेश यादव वापस आए। कारण बताता हूं क्यों। अभी एक उदाहरण दे दूं, अकबर नगर में पूरा जो है कुकरेल की अवैध जमीन खाली कराई गई। उसी के अगले दिन सरकारी अधिकारी एलडीए वाले एक कॉलोनी थी, हिंदू कॉलोनी, उसमें भी पहुंच गए, उनके घरों पे निशान लगा दिया। वो लोग तत्काल मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोग को तो जितना करना था हम लोग ने खाली करा लिया, आप लोग का तो नाम है ही नहीं। बोले नहीं सर, निशान लगा हुआ है। तो तत्काल उन्होंने बुलाया, ऑर्डर किया कि भैया यहाँ नहीं होगा। एलडीए के उन अधिकारियों पे कोई जांच नहीं हुई। ये अपने नौकरी बचा कर इस तरीके का वितंडा खड़ा करने का कारण बताता हूँ क्यों। सपा बसपा ने लगातार 20 साल, आप मान मोटा मोटी 2001 से या 99, जब भी भाजपा जी की सरकार गई उसके बाद से सपा बसपा का खेल चल रहा था। यूपी में ये था कि 5 साल सपा के लोग कमाते थे, 5 साल बसपा के लोग कमाते थे, और जब बसपा आ जाती थी सपा वाले शांत होकर बैठ जाते थे कि चलो भाई ठीक है। लेकिन भाजपा जब आ गई है तो वो एनॉमली है। खासकर योगी जी जैसा आदमी आ जाता है तो वो और बड़ी एनॉमली है कि भैया ना इधर के कमा पा रहे हैं ना उधर के कमा पा रहे हैं, और अपने भी नहीं कमा पा रहे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सन 47 से लगातार व्यापार को मारा गया, कानपुर जैसा शहर खत्म किया गया। यहाँ के बहुत सारे शहर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहाँ से आता है, वो उन्हीं शहरों से आता है जिन शहरों में पहले व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बहुत फलती फूलती थी, पर समाजवाद के और इनके कांग्रेसियों के मारे पूरा मारा गया। हमारे यहाँ के बच्चों को आईटी इंजीनियर बना के बेंगलोर और गुड़गांव और बाकी जगह भेज दिया गया कि तुम लोग वहां जाके नौकरी करो, यहाँ पे उद्यमिता मत करो, यहाँ करोगे तो माफिया लूट ले जाएगा। बहुत उदाहरण है इसके। पॉइंट इज कि फिर उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक आधार बचा काम करने का या जीवन आगे बेहतर करने का, या तो ठेकेदारी करो। ठेकेदारी भी क्यों? क्योंकि वो सरकार से जो पैसा रिलीज होता प्रोजेक्ट के नाम पर वो इकोनॉमी चला रहा था, या सरकारी अधिकारी बन जाओ किसी भी प्रकार का, वहां माल है। सो मच सो दैट जो पुष्कर दादा कहते हैं कि सरकारी अधिकारी हो जाना अपने आप में, या उसका भ्रष्टाचार भी समाज में स्वीकार कर लिया गया कि हाँ चलो बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया, बहुत कमाते हैं, बहुत इस तरीके की मानसिकता हमारे पास। ये सोच अभी खत्म नहीं हुई है हमारे उत्तर प्रदेश में। अभी हम वापस से अपने बिजनेस मोड में नहीं गए हैं कि हमारा जीवन बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए, पैसा कमाने के लिए सही तरीके, 100 सही तरीके व्यापार के मोड में या प्राइवेट स्पेस में नाउ अब अवेलेबल हैं। जब बिजली आई है, सड़क बन रही है, वो बेसिक नींव है आपके आगे बढ़ जाने की, अपने स्वयं की प्रगति करने की। अभी वो सिर्फ नींव बन रही है, लेकिन अभी जनता की सोच पूर्ण रूप से उस प्रकार की नहीं हुई है कि हमको अपना जीवन चलाने के लिए सरकार पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं, और सरकार बस माहौल बना दे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दे। ये भी फ्लक्स में हम चल रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि काम तो दिख रहा है, काम हो रहा है, पर अभी सोच और मानसिकता में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है, खासकर पूर्वांचल की अगर मैं बात करूं तो ये जो सोच है कि हमको सरकारी अधिकारी हो जाना है, या सरकारी अधिकारी होना भी है, तो हमको एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो भ्रष्टाचार खुद भी करता हो और नीचे को भी करने दे, खाने दो, मतलब खाए भी और हमको खाने भी दे। यह मानसिकता अभी सरकारी अधिकारी तंत्र में नहीं गई है, क्योंकि ये सरकारी अधिकारी तंत्र योगी जी के राज में भर्ती नहीं हुई। इसकी भर्ती हुई थी 2000 में, जब ये पैसा दे के आया था। शिवपाल यादव जी बड़े चर्चित रहे कि भर्तियों में पैसा खाते थे, ये सब वो सब बहुत सारे तरीके के आरोप लगे।
तो जिसने पैसा दिया है वो तो कमाने आया था ना। पर अचानक से ऐसी सरकार आ गई जिसमें उसकी ये सारी चीजें टाइट होने लगी। आज मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आप कैश 10 लाख से ज्यादा यदि अकाउंट में डालते हैं या निकालते हैं तो सीधे आपका बैंक, आपका ब्रांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस भेजता है कि भाई साहब इनके अकाउंट से इतना विड्रॉ हुआ, इतना डिपॉजिट हुआ है। अब आप बिना कैश के भ्रष्टाचार करेंगे कैसे? तो वो उद्वेलित है, परेशान है कि यार मैं तो क्या सोच के आया था, मेरे साथ क्या हो गया। रही सही का सर, वो सोच रहे थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम चलेगी तो उनको मार्केट लिंक कर दिया गया। अभी वो आए थे कि हम एक बार नौकरी पा जाएं तो हमारा जीवन सेट हो जाएगा, हमें फिर हमारे जीवन में कोई बदलाव, हमसे कोई कहे नहीं कि हमको बदलाव करना है। लेकिन टेक्नोलॉजी और समय इतनी तेजी से बदलता जा रहा है जिसको वो कोप नहीं कर पा रहे हैं। जनता की आकांक्षाएं इतनी तेजी से बदल रही हैं, जनता कह रही कि योगी जी चाहिए ताकि हमारा जीवन बेहतर हो सके। पर यह सरकारी अधिकारी तंत्र जो है, जनता परेशान रहती है, जनता जब कम रिसोर्सेज में रहती है, जनता जब प्रताड़ित रहती है, तब सरकारी अधिकारी को पूजती है। पर वह दंभ भी जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जनता की आकांक्षा बढ़ रही है, जनता को एक सही नेतृत्व मिला हुआ है। शायद इस कारण से ये अभी एक मंथन काल चल रहा है। इस वजह से सरकारी अधिकारी, ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए और ये जो मानसिकता या सोच की मैंने बात की, शायद यह उत्तर प्रदेश में यह परिवर्तन अभी आना बचा है। तो इस कारण से मैं कह रहा था कि यह तंत्र जो है अखिलेश जी को चाह रहा है और शायद उसके लिए प्रयास भी कर रहा है। ये मेरे अपने ऑब्जर्वेशन हैं, बाकी जनता मुझे बताएगी कि मैं क्या सही सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ, मेरे ऑब्जर्वेशन कितने सही हैं। आपसे भी मैं जानना चाहूंगा सर, इस आधार पे ये एक समस्या है, इस समस्या का रिजल्ट हमने 2024 के इलेक्शंस में देखा, क्लियरली देखा। एक चलती हुई चीज, एक चलता हुआ दौड़ता हुआ भारत अचानक से एक हॉल्ट लगता है और सबसे बड़ा हॉल्ट यूपी से लगता है। और उससे ताकत मिलती है किसको? अखिलेश यादव जी जैसे लोगों को, जहां जिनके आदमी फैजाबाद में रेप कर रहे हैं, कन्नौज में रेप कर रहे हैं, लेकिन उनको मीडिया वीडिया सब कोई प्रोटेक्ट करता है कि उनकी बात ही गायब हो चुकी है। और अखिलेश यादव को नए नए मुद्दे, जो भर्तियों वाली आपने बात की लेटेस्ट, क्या मैं सही हूँ गलत हूँ सर, मुझे जरा बताएं प्लीज। ठीक बात है। आपने अच्छा किया लोकसभा चुनाव का जिक्र कर दिया कि डेंट लगा यूपी में। तो कम से कम अगर लोकसभा के इलेक्शन में 36 सीटें समाजवादी पार्टी जीत के आई है तो पूर्वांचल से नहीं जीत के आई है। इसलिए आपने जब ये बात कही कि खास तौर से मानसिकता अभी पूर्वांचल की नहीं बदली है, तो क्या वेस्ट यूपी की बदल गई है, सेंटर यूपी की बदल गई है? ऐसा नहीं, टुकड़े में नहीं देखना है। मैं बार बार समग्रता में देखने की बात करता हूं संदीप जी। दूसरी भी चीज आपने कहा कि कोई भी सरकारी भर्तियां जो हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी आज काम कर रहे हैं वो योगी जी के समय नहीं आ रहे। भैया ऐसा मत कहिए, फिर 7 साल में इसका मतलब योगी सरकार ने कोई नौकरी ही नहीं दी, ऐसा भी नहीं है। इसलिए समग्रता, नहीं नहीं इसलिए नहीं नहीं, समग्रता। 1.5-2 लाख पुलिस की भर्तियां की और आज उस नई पुलिस का असर बहुत अच्छा दिखता है हमारे पूरे समाज पर। और भी अन्य ठीक भर्तियां बात, की हैं पर वो पुलिस का तो डायरेक्टली दिखता है जी। ठीक बात, ठीक बात। इसका मतलब दिखाई देता है। देखिए एक चीज, समाज में करप्ट भावना होती है, वही आपको किसी सरकारी ऑफिस में दिखाई देती है, वही किसी पार्टी में दिखाई देती है, वही किसी भी आयु वर्ग में दिखाई देती है। जिस शर्मा जी का लड़का अपने पिताजी को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करते हुए देखता है तो वो खुद इस तरह के सपने बुन रहा होता है। एक स्कूल में करप्शन के जरिए एडमिशन करा लेने वाला व्यक्ति दूसरी जगह जाके जब खुद करप्शन करता है तो उस समय ये नहीं कहता कि साहब करप्शन। सवाल कुल मिला के किसी सिस्टम का नहीं है। मैं अपनी उसी बात को दोहराऊंगा, सरकारी कर्मचारियों का पूरा वर्ग भी आपके हमारे समाज से ही आता है। और एक चीज फिर स्थापित जो जुमला है और जो बड़ा प्रैक्टिकल जुमला है, उसका क्या करेंगे आप कि साहब जिसकी सरकार हो आती है सिस्टम उसका हो जाता है। मायावती जी मुख्यमंत्री होती हैं, सारा अधिकारी सिस्टम जितना है वो सब मायावती मय हो जाता है, बसपा में हो जाता है। सपा की सरकार आती है, सपा में हो जाता है। भाजपा की सरकार आई, भाजपा में क्यों नहीं हो रहा भाई? अगर ये प्रश्न चिन्ह है तो भाजपा में क्यों नहीं हो रहा? और एक चीज और,
आपने जब अभी कहा कि बिजली विभाग में तमाम अनियमितताएं और ये चल रहा है वो चल रहा है, इसका मतलब करप्शन अभी भी है। अगर सपा और बसपा बदल बदल के करप्शन करप्शन खेलते रहे तो क्या ईमानदारी से हम मान सकते हैं कि ग्रे और ब्लैक परिदृश्य उत्तर प्रदेश से गायब हो चुका है? नहीं हुआ है ना। हाँ, यहां फर्क एक चीज का है, जो राजनीतिक नेतृत्व है वो ईमानदार है, ठीक उसी तरीके से 2014 से जिस तरीके से देश में एक राजनीतिक नेतृत्व ईमानदार है, कम से कम अर्थ को लेकर ईमानदार है। इसलिए जनता 3 दशकों के बाद योगी सरकार को वापस लाती है। कौन लाया? ये परिवर्तन चिल्ला चिल्ला के आपको सड़क पर नहीं दिखेंगे। और आप कह रहे हैं कि विरोधी अखिलेश यादव को रोज एक नया मुद्दा मिल जाता है। विरोधी होता किस बात के लिए है सर? अखिलेश यादव की सरकार थी, केंद्र में नरेंद्र मोदी थे, मुझे रोज 2 दर्जन मुद्दे मिलते थे अखिलेश यादव के खिलाफ। विपक्ष का ये नैतिक काम है, उनको अपना काम करने से कैसे कोई रोक सकता है भारत के लोकतंत्र में? सवाल यह है कि समग्रता से देखा जाए कि कितने प्रतिशत झुकाव किस तरफ है, और जनमत ये बता रहा है हमको आपको कि जनता योगी जी के सफल नेतृत्व को स्वीकार रही है, इस सरकार के काम करने के तरीकों को स्वीकार रही है, तभी 3 दशक के बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार पुनः रिपीट हुई है। यह स्पष्ट सी बात है। 27-28 मामला फिर आगे है, वहां भी होगा। एक चीज और बताऊं सर, सुख है तो दुख हमेशा रहेगा। किलो में तौलिए, एब्सोल्यूट में कुछ नहीं होता। मैं फिजिक्स का बहुत विद्यार्थी नहीं हूं। एब्सोल्यूट में कुछ नहीं होता सर। अचानक आप इसको सतयुग कैसे बना सकते हैं? वो हम लोगों को याद है, वो जय गुरुदेव साहब थे ना, तो हम लोग मतलब बस से जब कभी सफर करते थे तो सड़क के किनारे के हर पेड़ पर चूने से पुता रहता था, जय गुरुदेव सतयुग आएगा। तो मैं छोटा था, अक्सर खिड़की के पास बैठ जाता था गाड़ी में, चाहे कार मतलब बस में। तो मैं पापा से पूछता था, पापा ये कब आएगा? मेरे पिताजी बड़ी गंभीर बात, अब मुझे समझ में आता है कितनी गंभीर बात वो कहते थे। उनका बेटा, जिसका चश्मा सतयुग वाला है उसको सतयुग दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है सतयुग है। तुम पढ़ रहे हो, हम चल रहे हैं, तुम्हारी बहनें पढ़ रही हैं, हम खा रहे हैं, तुम्हारे पास कॉपी है, किताब है, तुम दुष्टता नहीं कर रहे हो या कर रहे हो थोड़ी कम कर रहे हो, तो ये सतयुग है। पिताजी एक और चीज कहते थे, मैं कहता था साहब ये कुंडलिनी जागरण, वो योग वगैरह के काफी वो थे, मुरीद थे। मैंने कहा पापा ये कुंडलिनी जागरण क्या होता है? तो बोले, उस समय उदाहरण देते थे गोरखपुर के सहारा श्री, जो अब नहीं रहे, सुब्रत राय। कहते थे सुब्रत राय है ना, जो 98 इकट्ठे करते करते यहां जहां पहुंचे, ये उनका कुंडलिनी जागरण हुआ है अपने क्षेत्र में। तो सब एक साथ चलता है, हमें समग्रता में देखना है। आप इस बात की कल्पना कभी भी मत करिए, वरना जय गुरुदेव वाला वो स्लोगन ही रह जाएगा कि जय गुरुदेव सतयुग आएगा। साहब, सतयुग कलयुग जितने भी युग होते हैं, ये बताइए राम में जब राम जी का मंदिर बना, कौन सा युग आया था? आया न त्रेता। जो कहते थे कि राम एक काल्पनिक कैरेक्टर है, यही आया। इसलिए समग्रता में देखेंगे अगर, तो जनता सबसे अच्छे तरह से समझ रही है कि हाँ भैया ये ठीक है। जैसे 2014 में जो आए उनके बारे में 2019 में कहा, बिल्कुल ओके, गो अहेड, यथास्थिति बरकरार रहे। 2024 में फिर ले आके बैठा दिया, कहा स्टेटस को। उत्तर प्रदेश में भी 3 दशक के बाद इतिहास बना दिया स्टेटस को। अगला चुनाव आने दीजिए, जनता फिर बता दीजिएगी स्टेटस को। समग्रता में देखिए सर, निराश होने की आवश्यकता नहीं। नहीं, आपकी एक बात बहुत सही लगी सर मुझे कि एब्सोल्यूट कुछ नहीं है और समग्रता में देखे जाने की आवश्यकता है, पर एब्सोल्यूट में बहुत कुछ है सर, इसीलिए वो अखिलेश यादव की जेब में पाया जाता है बॉटल के फॉर्म में। तो वो ढक्कन बताता है कि हम कौन सा वाला है। खैर, तो इसके साथ हम जनता से उनकी राय भी जानना चाहेंगे। ये सिर्फ एक बातचीत हुई है जनता, आज कोई सवाल जवाब नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश हमें प्रिय है और हमारी भूमि है, हमारे श्री राम, श्री शिव, श्री कृष्ण की भूमि है।
हजारों साल से हम यहाँ हैं, हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा बलिदान लगा है इसमें कि आज जो हम जीवन जी रहे हैं उसको जिस लेवल पे भी जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, हिंदू हैं की तरह जी रहे हैं। और आपने पर एक कहा चीज कि और है, सतयुग है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बिजली है, सब बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो एक ये चीज और है संदीप हमारे, जी, जी सर, एक चीज और है। उत्तर प्रदेश भारत के पतीले में पक रहा चावल का वो एक दाना है, 25 करोड़ आबादी वाला, कि जिसको अगर आपने उठा के टेस्ट कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि पूरा भारत कैसा पक रहा है। इसलिए जी उत्तर प्रदेश पर लगातार जी बातचीत होनी आवश्यक रहती है। जी। और इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम छोटी छोटी बातें भी हों, बहुत बड़ी घटनाएं ना हो, पर वो जरूरी, छोटी बातें कब कितनी बड़ी हो जाती हैं, एक बटरफ्लाई इफेक्ट होता है। आज की छोटी घटना कल कितनी बड़ी उसका क्या रिजल्ट निकले। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम इन घटनाओं को देखते रहें, ऑब्जर्व करते रहें और आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। तो दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो आपका विश्लेषण रहा बहुत ही सही रहा, मुझे बहुत सही लगा। मैं भी लाभान्वित हुआ और मेरा भी ज्ञानवर्धन हुआ। तो अरे हम बहुत बातचीत बहुत कर रहे थे धन्यवाद। जी। नहीं नहीं नहीं, वो बातचीत जो बातों बातों में निकलती हैं वो ऐसे सिंगल नहीं निकल पाती। खैर, तो इसी के साथ दर्शकों नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, जय श्री राम। कृपया वीडियो लाइक जय करें, जय शेयर श्री करें, राम। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राम।